नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये पौधों में होता है और इसको आज हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार होता है। ऐसे कौन कौन से वातावरण के कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को धीरे या तेज करते हैं। ये प्रक्रिया अगर ज्यादा होती है, ये प्रोसेस अगर ज्यादा होने लगता है तो पौधों में क्या दिक्कत आती है, और अगर ये प्रोसेस कम होता है तो पौधों में क्या दिक्कत आती है, और ये प्रोसेस किस पौधे के किस पार्ट में होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है जाइलम। जैसा कि आपको पता है कि पौधों में दो मेन तरह के कुछ ऊतक होते हैं, जो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो जड़ से, फिर से आपको याद दिला दूं, जाइलम जो होता है वो जड़ से यानी जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी लेके पौधे के हर भाग तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियां जो खाना बना रही होती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्तियां क्या होती हैं, ये खाद्य कारखाना यानी कि फूड फैक्ट्री होती है, किसके, पौधों की या पेड़ों की। तो यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाना बना है फ्लोएम के द्वारा, ये पूरे पेड़ में वितरित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अब इसमें क्या रहा है कि पानी, अब देखिए पौधे में तो कोई मोटर लगा नहीं है कि आपने, जैसे कि आपके घर में टंकी लगी है, मोटर लगा होगा पानी का, आपने मोटर पानी का ऑन कर दिया, बिजली से चलने लगा और क्या हुआ, पानी टंकी में पहुंच गया और आप लोगों ने उसको यूज कर लिया। लेकिन क्या पौधों में भी इस तरह का कोई मोटर लगा होता है जिससे वो जड़ के द्वारा मिट्टी से जल खींचकर अपने पत्तियों तक पहुंचाए? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी जल की आवश्यकता पड़ती है, और पत्तियों को या पौधों को गर्मी से बचने के लिए भी क्या होता है, जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये गति कैसे होती है, यह एक बहुत पेचीदा सवाल है जो आज तक बना हुआ है। पौधे के द्वारा पानी ऊपर की ओर ढकेला जाता है या फिर उसे ऊपर खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत हैं कि पौधे द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है, और इसकी संचालन शक्तियां पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। यानी कि उसका रिजल्ट होता है कि अगर वाष्पोत्सर्जन जब होता है तब क्या होता है, जड़ क्या करती है, मिट्टी से पानी खींच के हर पौधे के पार्ट तक पहुंचाती है। अब देखते हैं कि पौधों में जल क्या है, अस्थायी है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों के रंध्र, जिसे इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, के द्वारा उड़ा दी जाती है वायुमंडल में। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जैसे कि हमें जब गर्मी होती है, जब हमें गर्मी लगने लगती है, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो क्या होता है कि हमें पसीना होने लगता है। जब हमें पसीना होता है तो बहुत ज्यादा गर्मी होने पे पसीना होता है, और जब पसीना होता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। वो पसीना क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और नॉर्मलाइज करता है। पसीना देखिएगा, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही तो अचानक से ढेर सारा पसीना होगा, और थोड़ी देर बाद वो पसीना जितनी तेजी से हो रहा था वो होना कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पानी की बूंदे पसीने के रूप में आपकी त्वचा पे आती हैं, और कहाँ पे आती हैं, हथेलियों पे, यहाँ पे आती है, किसी किसी के हथेली में भी पसीने आने लगते हैं। ठीक है। और किसी किसी के पूरी बॉडी में पसीने आते हैं, जहां जहां जितने भी रोए हैं उससे क्या होते हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है, पसीना, और उससे क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होने लगता है और हमें गर्मी कम लगने लगती है। ठीक है। तो इसके पहले भी वाष्पोत्सर्जन में आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी पौधा लीजिए नॉर्मल सा, और उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ऐसे लगाइए और उसको किसी चीज से बांध दीजिए। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस पॉलिथीन के भीतरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें जमा हो गई हैं, जो एक वाष्पोत्सर्जन का परिणाम है।
ठीक है, अब आते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इसको चल के अच्छे से देखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा जल का वाष्प के रूप में परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न क्षति है। मुख्यतः ये पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब पौधों को अपनी पत्तियां बचानी है, वो पौधे तो धूप में खड़े रहते हैं, धूप में पौधे लगे हैं, पौधे बाहर लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग को गर्मी हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर ले लेते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं, पौधे के नीचे या पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर पौधों को गर्मी लगे या पेड़ को गर्मी लगे तो ऐसा तो नहीं होता है कि वो चल के आया और रूम के अंदर आके पंखे के नीचे बैठ गया। वो तो हमेशा धूप में ही रहता है, दिन हो चाहे आंधी तूफान हो चाहे कुछ भी हो, वो जैसा नेचर है उसमें वो रहता है। तो नेचर ने उसके बचाव के लिए उसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दे रखी है। तो सामान्यतः जनरली ये जो रंध्र होते हैं ये दिन में खुले रहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे पौधे हैं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे रेगिस्तान में कैक्टस का पौधा, उसमें वहां पे इतना ज्यादा टेम्परेचर है, इतना ज्यादा वहां पे टेम्परेचर है कि अगर वो दिन के समय अपना स्टोमेटा ओपन कर देगा, पोर ओपन कर देगा, तो उसके अंदर का जो पानी है वो पानी भाप बन के तुरंत उड़ जाएगा और वो सूख जाएगा। तो इसलिए इसमें लिखा है कि सामान्यतः ये रंध्र दिन में खुले रहते हैं। लगभग 99% पौधों में क्या होता है, ये रंध्र जो होते हैं दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र का बंद होना खुलना रक्षक कोशिकाओं के स्फीति यानी कि टर्गर प्रेशर के बदलाव से होता है। और रक्षक कोशिकाएं क्या होती हैं, जो कि गार्ड सेल होती हैं, ठीक है, हर स्टोमेटा को घेरे रहती हैं गार्ड सेल, ऐसे करके, ऐसे होता है, देखिए ऐसे करके गार्ड सेल घेरी रहती हैं। तो जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है, ठीक है, जब इसमें पानी का दबाव बहुत तेज होता है, तनाव बहुत तेज होता है, तो इसकी जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, ठीक है, ये बाहर वाली लेयर क्या होती है, सॉरी बाहर वाली लेयर ये है, ये मान लीजिए बाहर की लेयर है, ठीक है, और ये भीतर की लेयर है। अब जब पानी का दबाव इसमें तेज ज्यादा होता है तो जो बाहर भीतर वाली लेयर क्या होती है, ये मोटी होती है। जैसे हमारी हथेली की त्वचा है, ये मोटी है और ऊपर की स्किन क्या है, ये पतली है। यहाँ कोई भी चीज गड़ाइए तो आप कम झेल पाएंगे, लेकिन इस पर गड़ाएंगे तो आप ज्यादा झेल पाएंगे, क्योंकि ये जो हथेली की त्वचा होती है मोटी होती है। तो वो स्टोमेटा भी इसी तरह होता है। अब क्या होती है कि उसकी बाहर की त्वचा पतली है और अंदर की त्वचा मोटी है। जब इसमें पानी भरना शुरू होता है, पानी का तनाव इसमें ज्यादा होता है, तो जो बाहर वाली त्वचा है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होने लगती है। ये त्वचा बाहर की तरफ एक्सपेंड होने लगती है, ये वॉल बाहर की तरफ एक्सपेंड होती है। तो जब ये बाहर की तरफ जाती है तो चूंकि इसके साथ इनर वॉल भी इसी के साथ जुड़ी हुई है, तो क्या करता है, इनर वॉल को भी क्या करता है, ऐसे वो ओपन कर देता है। क्योंकि बाहर की तरफ जब खिंचती है तो इनर वॉल को भी क्या करता है, ऐसे बेंड कर देता है, तो ओवल शेप में ये खुल जाती है। और तब यहां से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन होना शुरू हो जाता है, पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो ये होता है रक्षक कोशिकाओं का काम। अब देखते हैं कि प्रत्येक रक्षक कोशिका की आंतरिक भित्ति रंध्र छिद्र की तरफ काफी मोटी होती है। देखिए रंध्र छिद्र मतलब क्या, स्टोमेटल जो पोर होता है यानी कि भीतर की तरफ। स्टोमेटल पोर कहाँ है, मेरे हथेली के बीच में जो गैप है उसमें क्या स्टोमेटल पोर होता है, और हथेली के अंदर वाली जो त्वचा होती है वो मतलब जो स्टोमेटल पोर के अंदर वाली त्वचा होती है वो मोटी होती है, जो अभी मैंने बताया, और बाहर की त्वचा क्या होती है वो पतली होती है। और मोटी होने के कारण ये एकदम तनी हुई होती है। जैसे कि अगर ये मोटा है अंदर की त्वचा तो ये बहुत तनी हुई होती है, एकदम ऐसे होती है। नॉर्मल स्टेज में वो ऐसे रहती है, लेकिन जब इसमें पानी भरता है तो बाहर वाली त्वचा फूलने लगती है, और बाहर वाली त्वचा जब फूलती है तो अंदर वाली त्वचा पे प्रेशर डालती है, तब वो ऐसे से धीरे धीरे ऐसे खुल जाता है। वापस से क्या होता है, जब इसमें पानी कम हो जाता है तो वापस से ये अपने नॉर्मल स्टेज में ऐसे आ जाती है, बंद हो जाता है। तो रंध्र को घेरे दो रक्षक कोशिकाओं में जब स्फीति दाब बढ़ता है तो पतली बाहरी भित्ति यानी बाहरी वॉल जो है, आउटर लेयर बाहर की ओर उभरती है, ठीक है, और अंदरूनी भित्ति जो इनर लेयर है, इनर वॉल है, वो अर्धचंद्राकार स्थिति में आने को उसको मजबूर करती है।
रंध्र छिद्र के खुलने में रक्षक कोशिकाओं की भित्तियों में उपस्थित सूक्ष्म सूत्राभ यानी जिसको कहते हैं माइक्रोफिब्रिल, ठीक है, भी सहायता करते हैं। सेलुलोज सूक्ष्म सूत्राभ यानी माइक्रोफिब्रिल का अभिविन्यास अरीय क्रम से होता है, न कि अनुदैर्ध्य क्रम से, जो रंध्र छिद्र को आसानी से खोलता है। पानी की कमी होने पर जब रक्षक कोशिकाएं यानी कि गार्ड सेल की स्फीति सामान्य होती है, स्फीति सामान्य होने का मतलब क्या, जल का तनाव कम होता है या खत्म हो जाता है, तो जो अंदर की जो आंतरिक त्वचा थी जो खींच गई थी बाहर की त्वचा फूलने पर, वो वापस क्या होती है, अपनी मूल स्थिति में आ जाती है, और तब रक्षक कोशिकाएं ढीली पड़ जाती हैं और रंध्र छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। सामान्य तौर पर एक द्विबीजपत्री जो पौधा या पत्तियां होती हैं उनकी निचली ओर अधिक संख्या में रंध्र होते हैं, जबकि प्रायः एक बीजपत्री जो पत्तियां होती हैं उनमें जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है, स्टोमेटल पोर होते हैं, वो संख्या में दोनों तरफ बराबर होते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कई कारकों के ऊपर निर्भर करता है कि इसको कई कारक प्रभावित करते हैं। आइए उन कारकों के बारे में भी हम लोग एक एक करके बात करते हैं। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले दो तरह के मेन कारक होते हैं, एक होता है बाह्य कारक और एक होता है अंतः कारक, ठीक है। आपके भी काम को प्रभावित करने वाले दो तरह के लोग होते होंगे, एक जो घर के लोग होते होंगे और एक जो घर के बाहर के लोग होते होंगे। तो उसी तरह, ठीक है, उसी तरह पौधे का जो वाष्पोत्सर्जन है उसको भी प्रभावित करने वाले एक बाहरी कारक हैं और एक उसके शरीर के अंदर खुद के कारक हैं, जो उसके शरीर के अंदर की चीजें हैं। जैसे आप सुबह उठना चाहते हैं लेकिन आप उठ नहीं रहे हैं क्योंकि आपको आलस लगी है, तो ये आपका आंतरिक कारक है। लेकिन आप कहीं जाना चाहते हैं और कोई गाड़ी से आपको लेने वाला आने वाला है, कार से लेने वाले के लिए कोई आ रहा है, या आप ऑटो से ही जा रहे हैं और ऑटो वाला देर कर रहा है और उसकी वजह से आपको देर हो जाता है, तो एक तरह से बाहरी कारक है। तो अब देखते हैं बाहरी कारक एक एक करके देखते हैं, उसके बाद अंतः कारक जो आंतरिक कारक हैं वो देखेंगे। अगर प्रकाश, ठीक है, प्रकाश बाहर से आ रहा है नेचर में, अगर प्रकाश बहुत तेज है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। प्रकाश का तेज होना मतलब क्या, गर्मी का तेज होना, टेम्परेचर राइज होना। जब टेम्परेचर राइज होगा तो पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को बचाने के लिए या उसमें उपस्थित क्लोरोफिल को बचाने के लिए अपना स्टोमेटा खोल देते हैं और तेजी से पानी उड़ने लगता है, ताकि बहुत भीषण गर्मी में भी क्या हो, पौधे अपने आप को बचा सके, सरवाइव कर सके। फिर क्या होती है, अगर वायु यानी एयर बहुत तेज चल रही होती है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। तापक्रम जो प्रकाश से जुड़ा ही हुआ है, अगर ताप भी अगर ऊपर बढ़ता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। अब जो वायुमंडलीय आर्द्रता है जब वो अधिक होती है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की भी प्रक्रिया कम हो जाती है। लेकिन बात करते हैं अंतः कारक की। अंतः कारक में दो मुख्य कारक हैं कि अगर उपत्वचा या पौधे के ऊपर मोम पाया जाता होगा, थोड़ा सा मोम टाइप का होगा, उस पर ऑयली लेयर होगा, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, कम हो जाएगी। और रूपांतरण में देखिए, मॉडिफिकेशन में मैंने आपको पहले ही बताया कि कैक्टस क्या करता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो निडल शेप हो जाती हैं। अगर उसकी पत्तियां चौड़ी होंगी और वो दिन में या शाम को भी अगर रेगिस्तान में चौड़ी पत्तियां रहेंगी, जितनी ज्यादा पत्तियों का सरफेस होगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, स्टोमेटा होगा। जितना ज्यादा स्टोमेटा होगा, एवोपरेशन ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। तो इसलिए वो उसने क्या किया है, अपने पत्तियों को निडल शेप में कर लिया है। निडल शेप होने के कारण उसमें स्टोमेटा कम हो गए हैं, और स्टोमेटा कम होने के कारण उसमें वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है, जिसके कारण उसका पानी का लॉस भी कम होता है। और वो बहुत एकदम कम पानी वाले क्षेत्र में भी, जहाँ पानी बहुत कम होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, जैसे रेगिस्तानी इलाके, उसमें क्या करता है, सरवाइव कर ले जाता है आसानी से। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। 90% ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन रंध्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। पानी की कमी होने पर रंध्र बंद होकर अथवा धसे होने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, कम हो जाती है। इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा CO2 और O2 जो गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है।
और अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली यह अवशोषण तथा रसारोहण को भी संचालित करते हैं। तो स्टोमेटा का ये 3 पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पौधों में बहुत ज्यादा अच्छे से भागीदारी निभाते हैं। अब बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की उपयोगिता क्या है, इसका क्या उपयोग है। वाष्पोत्सर्जन सबसे पहले जल का अवशोषण देखते हैं। तेजी से वाष्पोत्सर्जन होने से जल का अवशोषण तेजी से होता है। खनिज अवशोषण तथा रसारोहण भी बहुत अच्छे से होता है। मृदा से क्या होता है, जड़ क्या करता है, खनिज और लवणों का अवशोषण करता है और वाष्पोत्सर्जन के बल के द्वारा क्या होता है, पानी के साथ साथ ये ऊपर चढ़ता है। पौधे का तापक्रम यानी टेम्परेचर क्या करता है, बैलेंस करता है। वाष्पोत्सर्जन से पौधों का तथा उसके अंगों का तापमान नहीं बढ़ता है। दोपहर की तेज गर्मी, जो मैंने अभी बताया, दोपहर की तेज गर्मी व धूप में यदि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो तो पत्तियां क्या होंगी, झुलस जाएंगी। इसके कारण लगभग 600 कैलोरी तक तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। अब होता है जल का परिसंचरण। इसके द्वारा ही जड़ से पत्ती तक जल का परिवहन होता है। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूं कि एक ऐसा पेड़ है जिसे जमीन का या भूमि का आतंकवादी कहा जाता है, ठीक है। आपको उस पेड़ का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है और वो पेड़ उसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसको भी बताना है। और ये कहीं ना कहीं जड़ से रिलेटेड है और भूमि से रिलेटेड है। आप इसको सर्च करके अच्छे से, आप पूरी छूट है, आप बुक्स देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, आप उसको देखिए, उसके बारे में जानिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जबकि वाष्पोत्सर्जन से पानी क्या हो रहा है, वाष्प के पत्तियों से वाष्प के रूप में उड़ रहा है, तो उससे कुछ हानियां भी होती हैं। अब पौधों द्वारा अवशोषित जल, जितने भी जल पौधा अवशोषित करता है जड़ से, मिट्टी से लेता है जड़ के द्वारा, उसका 90% क्या होता है, वो वाष्पित कर देता है। यूज कितना करता है, सिर्फ 1% करता है, बाकी उसके पौधे में रहते हैं और बाकी 90% क्या होता है, वाष्पित कर देता है। और कभी कभी इतनी तेजी से मृदा से जल क्या करते हैं, लोग खींचते हैं एवोपरेट करने के लिए, कि जो मृदा होती है वो एकदम कमजोर हो जाती है, उसमें जल की कमी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। वाष्पोत्सर्जन की तीव्र गति से हुई हानि से अस्थायी ग्लानि यानी कि टेम्पोररी विल्टिंग भी होती है। कभी कभी परमानेंट विल्टिंग यानी कि क्या होता है, एकदम से वो हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन में एक पॉइंट आता है जो छूट रहा था, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। गटेशन या बिंदु श्रवण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान होता है कि पत्तियों से धीरे धीरे पानी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। लेकिन गटेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें ये होता है कि पौधे ढेर सारा पानी सोख लेते हैं और फिर वो उसको एवोपरेट नहीं कर पाते हैं और पत्तियों से बूंद के रूप में पानी गिरने लगता है, ठीक है। कुछ पत्तियों में क्या होता है, पौधे की पत्तियों में देखें किनारों पर सुबह के समय क्या होता है, बिंदी बिंदी के रूप में, छोटे छोटे ड्रॉप के रूप में पानी दिखाई देता है, जिसे बिंदु श्रवण या गटेशन कहते हैं। जब जड़ों द्वारा सक्रिय जल अवशोषण होता है, यानी एक्टिव रूप से जड़ क्या कर रही है, पानी से जड़ जमीन से क्या कर रहा है, पानी को अवशोषित कर रहा है, परंतु वाष्पोत्सर्जन कम होता है या फिर नहीं होता है, तो लगातार तो जल क्या कर रही है, अवशोषण कर रही है। अब एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से निकल नहीं रहा है, वाष्पोत्सर्जन या तो कम हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। तब क्या होता है, तब मूल दाब, जो रूट प्रेशर अधिक हो जाता है, जो पानी का जो नीचे से खींच रहा है, जो जड़ खींच रहा है, उसका प्रेशर अधिक हो जाता है और ये पत्तियों के किनारे पर क्या होता है, बूंद के रूप में पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, रंध्र से बाहर आने लगता है, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं गटेशन कहते हैं। में जो पानी निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें अमीनो अम्ल भी होते हैं और ग्लूकोज यानी शर्करा भी होती है। कुछ और पॉइंट की बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन दोनों लगभग एक ही जैसा सुनने में आता है। वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है, और वाष्पन, इन दोनों में क्या अंतर है। वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं यानी वाष्प उत्सर्जन को कहते हैं ट्रांसपीरेशन और वाष्पन को कहते हैं एवापोरेशन। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं। पहले वाष्पोत्सर्जन की बात करते हैं। यह एक दैनिक प्रक्रिया है। पत्तियां क्या करती है, रंध्रों के द्वारा पानी का उत्सर्जन करती हैं, यानी वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं। ये केवल जीवित कोशिकाओं से ही होता है। वाष्पन दाब, विसरण दाब तथा परासरण दाब आदि प्रयुक्त होते हैं इसमें।
इसके कारण पत्तियों के चारों ओर नमी का वातावरण रहता है, जिससे पत्तियां झुलसती नहीं है, उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट खत्म नहीं होता है, और गार्ड सेल क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं वाष्पन की। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। पानी किसी भी सतह से वाष्पित हो सकता है, जैसे कि आप कपड़ा धुल के आप रस्सी पे डाले, वहां से भी वाष्पित हो गया। आप पोछा लगाए, ठीक है, या खूब तेज पानी बरसा और वापस जब धूप निकलती है तो क्या होता है, वाष्प के रूप में उड़ जाता है। देखिए मैंने अलग अलग सतह बनाई, यानी पानी क्या होता है, वाष्पन में किसी भी सतह से क्या होता है, वाष्पित हो सकता है। यह जीवित अथवा अजीवित कहीं भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई जीवित प्राणी है उस पर से भी वाष्प के रूप में उड़ सकता है, और अजीवित यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों जगह से क्या होता है, ये यूज होता है। इसमें किसी भी प्रकार की दाब की आवश्यकता नहीं होती। वाष्पन में, एवोपरेशन में किसी भी प्रकार की दाब की आवश्यकता नहीं होती है। यह सूनापन करती है, यानी जहां से पानी उड़ जाता है वहां वो सूख जाता है, और जीवित कोशिका क्या होती है, झुलस जाती है। जैसे कि हम लोग गर्मी में क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि बहुत कम पानी पीते हैं, और जब हम बहुत ज्यादा धूप में काम करते, पसीना निकल जाता है और पानी नहीं लेते हैं तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारे होंठ सूखने लगते हैं, फट जाते हैं और हमें चक्कर आने लगता है। तो क्या होता है, जब जीवित कोशिका हमारी है और जब बहुत ज्यादा इसमें से हम पानी निकाल दिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीने के रूप में पानी निकाल दिए, और फिर क्या किए, वापस पानी पिए नहीं, तो हमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और वाष्पन में यानी एवोपरेशन में गार्ड सेल का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें गार्ड सेल भाग नहीं लेती हैं। तो ये रहा वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन का अंतर। अब देखते हैं जल और जलरंध्र यानी स्ट्रोमेटा और हाइड्रोथोड्स में अंतर क्या होता है, उसको देखते हैं। स्ट्रोमेटा क्या होता है, ये सभी पौधों के वायवीय अंगों यानी पत्ती को, वायवीय अंग मतलब क्या, जो हवा में है, जो बाहर एक्सपोजर में है, ठीक है, पत्ती, कोमल तने आदि पर क्या होते हैं, मिलते हैं। ये पत्ती दल, बाह्य दल आदि की ऊपरी तथा निचली त्वचा पर भी मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि द्विबीजपत्री में कहा मिलते हैं और एक बीजपत्री में कहा मिलते हैं। अब क्या होता है कि रंध्र जो होते हैं वो गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं, और गार्ड कोशिकाओं में ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है। रंध्र स्फीति यानी कि टर्गा प्रेशर, ठीक है, टर्गा प्रेशर जब ज्यादा होता है तो रंध्र खुलते हैं, और जब टर्गा प्रेशर कम होता है तो रंध्र बंद होते हैं। रंध्र के द्वारा जो जल वाष्प बन के बाहर निकलता है वो पूरा का पूरा शुद्ध होता है, ठीक है। रंध्र के नीचे क्या होता है, स्ट्रोमेटल कैविटी होती है जिसे रंध्रीय गुहा कहते हैं। रंध्र कोशिकाओं से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जलरंध्र की। ये केवल कुछ पत्तियों या पौधों में मिलते हैं, ठीक है, कुछ पौधों की पत्तियों में मिलते हैं, ठीक है। ये केवल पत्ती के किनारे पे ही मिलते हैं। अब स्ट्रोमेटा क्या होता है, पूरे पत्ती के सरफेस, चाहे वो इधर ऊपरी सरफेस हो चाहे भीतरी सरफेस हो, दोनों सरफेस पे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो जलरंध्र होते हैं ये क्या होता है, पत्तियों के कॉर्नर पे, जैसे मान लीजिए पत्तियां ऐसे हैं तो उसके कॉर्नर पे, एकदम किनारे पे मिलती हैं, किनारे किनारे पे, ठीक है, यहाँ पे मिलती हैं। इसमें कोई भी गार्ड सेल या रक्षक कोशिकाएं नहीं होती हैं। अब ये क्या करती हैं कि जलरंध्र को घेरने वाली कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, और ये जलरंध्र हमेशा खुले रहते हैं। इनका टर्गा प्रेशर से ज्यादा होने से या स्फीति दाब ज्यादा होने से या पत्तियों में पानी बहुत ज्यादा भरने से कोई मतलब नहीं रहता, ये हमेशा खुले रहते हैं। और इनसे जल जो होता है जल द्रव्य के रूप में निकलता है, और वो जल शुद्ध नहीं होता है। और रंध्र वाले में क्या होता है, जल शुद्ध होता है और वाष्प के रूप में निकलता है, और जल रंध्र से जल क्या होता है, बूंद के रूप में निकलता है और शुद्ध नहीं होता है, उसमें शर्करा और अमीनो एसिड मिले होते हैं, ठीक है। और जल रंध्र शिरा के अंत में बनते हैं, जो पत्तियों में वेन्स होती हैं उसके अंत में जाके बनते हैं। तो ये रंध्र और जल रंध्र में अंतर होता है। कहते हैं कि ट्रांसपिरेशन और गटेशन, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखिए ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ये दिन में होती है, इसमें पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, ये स्ट्रोमेटा में इसकी प्रक्रिया होती है। और जब भी ये प्रक्रिया होती रहती है तो उसके द्वारा जो वाष्प निकलता है, जल जो भाप बन के उड़ता है, अगर उसको इकट्ठा किया जाए किसी चीज में या कहीं भी उसको ट्रैप किया जाए तो वो एकदम शुद्ध होता है।
और यह पहले ही बता दिया कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, रंध्रों यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। और ये क्या करती है, अगर सतह का तापमान घटा दिया जाए, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, धीरी हो जाती है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर कम हो गया, जो बाहर का टेम्परेचर है वो अगर कम हो जाए तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी क्या होगी, धीरी हो जाएगी। अब बात करते हैं गटेशन की यानी बिंदु श्रवण की। यह क्रिया कब होती है, यह क्रिया सुबह सुबह होती है, भोर में या रात में होती है, जब सूरज की रोशनी, सूर्य ना निकला हो, रात के समय होती है। अब वाष्पोत्सर्जन में क्या था, पानी वाष्प के रूप में निकल रहा था। अब बिंदु श्रवण यानी गटेशन में क्या होता है, पानी ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों के रूप में निकलता है। यह जल रंध्रों के द्वारा निकलता है। जो बिंदु श्रवण में जो पानी की बूंदें निकलती हैं, ये जल रंध्रों के द्वारा होती है और ये पत्तियों की शिराओं के अंत में होते हैं। इससे निकलने वाला जल होता है वो शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, और इसमें खनिज, लवण और शर्करा आदि मिले होते हैं। और यह क्रिया क्या होती है, अनियंत्रित होती है। अगर पानी बहुत तेजी से, यानी कि अगर रूट्स अगर बहुत एक्टिव एब्जॉर्प्शन कर रही है पानी का जमीन से, ठीक है, तो ये खूब तेजी से पानी गिरना शुरू हो जाता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। और अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, इससे इस प्रक्रिया पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन पौधों में जल रंध्र पाया जाता है उसमें ये प्रक्रिया होती ही होती है। इसका बाहर के टेम्परेचर से, यानी बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए या नॉर्मल हो जाए, उससे इसको कोई लेना देना नहीं होता है। तो आई होप कि मैंने आज ये वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया है इसको अच्छे से आपको समझाया होगा। इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। तब भी अगर आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भूमि का आतंकवादी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।